नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मेहता पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है, उसके स्थल के बारे में पढ़ा। फिर हमने पिगमेंट सिस्टम, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा पिगमेंट सिस्टम यानी वर्णक, यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले वर्णकों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। आज की हमारी जो क्लास है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पर है, यानी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट में मैंने जब आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जब हम पढ़ रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है और ये दो चरणों में होती है। एक तो प्रकाशिकी अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिकी अभिक्रिया। प्रकाशिकी अभिक्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में होती है, जबकि अप्रकाशिकी अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स वाले रीजन के अंदर कंप्लीट होती है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो दो चरणों में, या हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की वो दो चरणों में संपन्न होती है। हमारा ओवरऑल रिएक्शन जैसा हम जानते हैं C6H12O6 प्लस CO2 plus H2O will give glucose C6H12O6 plus O2 plus H2O। ओके, मैंने यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन नहीं मेंशन की है। तो ये हमारी एक ग्रॉस रिएक्शन है। ग्रॉस रिएक्शन के अंदर हमने देखा, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, और मैंने जब बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के साथ साथ में यहाँ पर जल का ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ये दोनों ही क्रियाएं संपन्न हो रही है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है? रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना रहा है। तो ये संपूर्ण अभिक्रिया जो है यहाँ पर वो हम यहाँ शॉर्ट में केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में देख रहे हैं, बट ये बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये किस तरह से होती है? तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दो चरणों में संपन्न होती है। एक तो है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। मैं पहले ही बता चुका हूँ इनकी पोजीशन, इनका स्थल। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम के अंदर होती है, और ग्रेनम के अंदर भी कहाँ पे होती है? तो ग्रेनम के अंदर क्वांटोसोम्स के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा रीजन है, जहाँ पर मैट्रिक्स या हम कह सकते हैं प्रोटीन में जो समांगी मिश्रण है उसके अंदर ये चीज संपन्न होती है, डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। तो पहले हम बात करते हैं प्रकाशिकी अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया एक अत्यंत कॉम्प्लेक्स, जटिल क्रिया है और ये अनेक चरणों में संपन्न होती है। और कहाँ पर होती है मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इसे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं लाइट रिएक्शन को। सबसे पहले जो है वो है लाइट एब्जॉर्प्शन। ओके, तो मैं यहाँ पर ये जो दो रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, उसके लाइट रिएक्शन को हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन जो है वो कितने चरणों में होता है? तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है? लाइट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लाइट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सेकंड हमारा इमर्सन इफेक्ट है। क्या है? इफेक्ट एंड पिगमेंट सिस्टम। हम इन चरणों में ये संपूर्ण अभिक्रिया को समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ओके, अगला जो चरण है हमारा वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर।
फाइनल फाइनल स्टेप जो है हमारी वो होगी फॉस्फोराइलेशन। क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण होता है जिसमें हम देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे जब। तो पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की, लाइट एब्जॉर्प्शन। तो ये लाइट एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो जैसा कि हमको पता है कि सौर मंडल या सौर विकिरण का वह भाग जो मनुष्य के द्वारा देखा जा सकता है, मतलब लाइट जो हम देख पाते हैं, लाइट प्रकाश जो सूर्य से निकलती है, किरणें जो निकलती हैं सूर्य से सीधी आने वाली जो तरंगे हैं, किरणें हैं, उन किरणों में से जिसे हम देख सकते हैं वो दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, लैम्बडा जो होता है, या जिसे हम कहते हैं वेवलेंथ जो होती है, वो अराउंड 390 nm 390 nm से कहाँ तक होती है? 780 तक ये वेवलेंथ होती है। और ये वेवलेंथ हम डिटेल में बात करेंगे। इस 390 से अगर कम nm की, यानी 390 से कम है तरंगदैर्घ्य किसी भी लाइट रे का या प्रकाश किरण का, तो उसे हम पराबैंगनी किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट रेस कहेंगे। और अगर किसी लाइट या रे का या प्रकाश किरण का तरंगदैर्घ्य 780 nm से ज़्यादा है, अधिक है, तो उसे हम कहेंगे अवरक्त या इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, तो इस तरह से ये देख लिया हमने कि दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कितना होता है, 390 से 780 के बीच में। इससे ज़्यादा या इससे कम होने पर पराबैंगनी होगा, और इससे ज़्यादा होने पर क्या होगा? अवरक्त विकिरण कहलाएगी, अवरक्त विकिरण कहलाएगी। अब दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य को हम सम्मिलित रूप से सफ़ेद प्रकाश के रूप में हम देख पाते हैं, या जो हम कह सकते हैं कि अगर हम सूर्य के जो प्रकाश को देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है? तो ये व्हाइट लाइट के फॉर्म में दिखाई देता है। बट ये वास्तव में केवल व्हाइट लाइट नहीं होती, ये तो क्या होता है वास्तव में? ये विभिन्न तरंगदैर्घ्य के 7 रंगों का मिश्रण होता है। विभिन्न तरंगदैर्घ्य के 7 रंग कौन कौन से हैं? तो ये विबग्योर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसे हम जानते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ओके, तो ये 7 रंग जो हैं, इन 7 रंगों से मिलकर ये दृश्य प्रकाश जो होता है, जो सफ़ेद रंग का हमको दिखाई देता है, वो बना हुआ होता है, जिसमें हर एक रंग जो है उसकी अपनी अपनी एक तरंगदैर्घ्य होती है। जैसे अगर हम बैंगनी की बात करें तो 390 से 442 nm होता है। जामुनी की बात करें तो 422 से 470 nm होता है। नीली प्रकाश के रंग की बात करें तो ये 470 से 492 nm तक होता है। हरा प्रकाश 492 से 535 nm तक। पीला प्रकाश जो होता है वो 535 से 586 nm। नारंगी प्रकाश 586 से 647 nm और लाल प्रकाश जो होता है वो 647 से 760 nm तक होता है। और इसके बाद में हमारा अवरक्त यानी इंफ्रारेड स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहले यानी बैंगनी से पहले क्या होगा? हमारा पराबैंगनी होगा। ओके, तो ये 7 रंगों से बना हुआ सफ़ेद रंग जो है, ये हमें क्या दिखाई देगा? ये दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसकी हर एक रंग की अपनी एक तरंगदैर्घ्य है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश जो किरणें हैं, ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और ये द्वैत रूप दिखाती है, या हम कहते हैं द्वैत या द्विविध लक्षण प्रदर्शित करती है। मतलब ये ड्यूल कैरेक्टर्स शो करती है, जैसे कि एक तो ये तरंग के रूप में संचरण करती है, तरंग के रूप में इस तरह से ये गति करती है, और दूसरा ये पार्टिकल्स पैकेट्स के फॉर्म में गति करती है, कणों के रूप में या पैकेट्स के फॉर्म में गति करती है। तो प्रकाश के ये जो कण हैं, ऊर्जित या ऊर्जावान जो कण होते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोन या क्वांटम,
क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और ये जो क्वांटा है उसमें ऊर्जा की मात्रा विकिरण की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। मतलब उस प्रकाश किरण का लैम्बडा कितना है वो उस पर निर्भर करेगा। मतलब जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा उतनी ऊर्जा कम होगी ना। यहाँ पे कंट्रोवर्सी उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है कि जितनी ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगी ऊर्जा उतनी कम होगी, एनर्जी कम होगी, और जितना कम तरंगदैर्घ्य होगा उतनी ऊर्जा अधिक होगी। तो यहाँ पर क्वांटा में जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो किस पे निर्भर करेगी, तो उस प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। कम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा जैसे मैंने बताया आपको अधिक होती है, और अधिक तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा कम होगी। ओके, तब हम बात करते हैं ये जो प्रकाश की जो किरण है जो कणों के रूप में संचरण कर रही है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस तरह से भाग लेती है। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो उसे दो क्वांटा क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दो क्वांटा क्रिया कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए दो प्रकाश क्वांटा चाहिए। मतलब प्रकाश के दो फोटोन अगर आएंगे तब एक इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से रिलीज होगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो प्रेरित होता है वो तो काम आएगा नहीं, क्योंकि एक CO2 के अणु को अपचयित करने के लिए कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए या O2 के एक अणु के निर्माण के लिए हमें कम से कम कितने, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं मैं आपको, तो 4 एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए 2 क्वांटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए हमें 8 क्वांटा की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ये जो क्वांटम की जो रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम कहते हैं, इसे क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। मतलब कि CO2 के अणु को अपचयित करने के लिए आवश्यक फोटोन या क्वांटा जो है उनकी संख्या क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता होगी, यानी फोटोसिंथेसिस की क्वांटम रिक्वायरमेंट कहलाती है। और प्रत्येक क्वांटम प्रकाश के अवशोषण से विमुक्त O2 के अणुओं की संख्या क्वांटम उत्पाद कहलाती है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, CO2 का अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसके उत्पाद के रूप में ग्लूकोज तो बन ही रहा है लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, तो ये जो ऑक्सीजन बनती है या ऑक्सीजन के अणुओं की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, उस अभिक्रिया में क्वांटम का उत्पाद कहलाएगी, यानी क्वांटम यील्ड कहलाती है। यानी ऑक्सीजन के जितने अणु बनेंगे वो क्वांटम यील्ड कहलाएंगी। अगर 10 अणु बनते हैं तो 10 क्वांटम यील्ड कहलाएगी। तो ये क्वांटम यील्ड कहलाएगी। तो एक ऑक्सीजन के अणु के निर्माण के लिए हमें कितने क्वांटा की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, CO2 के एक मॉलिक्यूल के अपचयन के लिए हमें 8 क्वांटा की आवश्यकता है, क्योंकि एक CO2 के मॉलिक्यूल के अपचयन के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक ऑक्सीजन अणु बनेगा तो हमें कितने 8 क्वांटा कम से कम चाहिएंगे, तब हमारा ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। ओके, अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा लाइट एब्जॉर्प्शन की। क्या होगा, हम जब मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे, फोटो सिस्टम पढ़ेंगे, तो किस तरह से फोटो सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे हम बात करेंगे। बट आपको यहाँ पर ये कुछ बेसिक चीजें नॉलेज में होनी चाहिए थी, तो हमने ये देख ली। अब हम बात करते हैं, हमारा जो दूसरा स्टेप है इमर्सन इफेक्ट एंड पिगमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि हमारा जो लाइट रिएक्शन है वो पूरी तरह से इसके इर्द गिर्द ही मंडराता है। हमारा जो पिगमेंट सिस्टम होता है उसके अंतर्गत ही हमारा पूरा ये जो लाइट रिएक्शन होगी वो संपन्न होती है। तो हमको ये ध्यान में होना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इमर्सन इफेक्ट क्या है। इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन या इसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप, क्या कहते हैं, लाल पतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल पतन, या इसे हम कहते हैं रेड ड्रॉप। मतलब क्या है इसका मतलब, हम देखते हैं। तो रॉबर्ट इमर्सन एक साइंटिस्ट थे और उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण के क्वांटम उत्पाद का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, विभिन्न तरंगदैर्घ्य की यानी एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट्स को उन्होंने अलग अलग बार प्लांट को दिया। ओके, एक बार जैसे बैंगनी दिया, फिर जामुन दिया, फिर लाल दिया, तो अलग अलग तरह के मोनोक्रोमेटिक जो प्रकाश थी वो उन प्लांट्स पे आपतित किया उन्होंने प्लांट्स को दिया, वो अलग अलग रंग तरंगदैर्घ्य की एक वर्णीय प्रकाश किरणें उन पर पहुंचाई।
और फिर क्या होता है, ऐसा करने पर उन्होंने क्या पाया कि हरे जो पादप थे उनके लिए लाल रंग का जो प्रकाश था, लाल रंग का प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है 650 से लगभग 680 nm, ये जो प्रकाश था ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी माना गया, या कह सकते हैं कि उपयुक्त माना गया। इससे अधिक तरंगदैर्घ्य यानी 680 nm से ऊपर प्रकाश दिया गया, प्रकाश तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जब प्लांट को दिया गया तो उनमें क्वांटम उत्पाद में कमी आ गई, अर्थात O2 की मात्रा कम बनने लगी। या हम ओवरऑल देखें तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, कम हो गई, प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ गई। प्रकाश संश्लेषण की दर में ये जो कमी आई उसको हम कहते हैं, या ये जो घटना हुई उसे हम कहते हैं लाल पतन या रेड ड्रॉप। इसको इमर्सन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किसने सबसे पहले खोजा था, इमर्सन और उनके साथियों ने। तो इमर्सन को एक रेस्पेक्ट दिया गया है इस तरह से, तो यहाँ पर इसे इमर्सन इफेक्ट, रेड ड्रॉप, लाल पतन के नाम से जानते हैं। लेकिन इमर्सन यही नहीं रुके, उन्होंने क्या किया कि आगे इस प्रैक्टिकल को कंटिन्यू किया। उन्होंने क्या किया कि इससे ज्यादा यह घटना जो थी उसको उन्होंने रिवर्स किया, या उससे पहले हम रिवर्स किया। और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने 600 nm वापस प्रकाश उससे कम देना शुरू कर दिया, 600 nm से कम प्रकाश देना शुरू किया, तो वो इमर्सन इफेक्ट जो था वो रिवर्स हो गया। मतलब यहाँ पर अब वापस से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ओके, अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो गई जब इमर्सन ने 680 nm या उससे अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्लांट को दिया, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी क्यों आई? क्योंकि जब अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दिया जाता है तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है, यानी फास्फोराइलेशन होता है, और इसके फलस्वरूप NADPH का निर्माण नहीं हो पाता है। और जब NADPH नहीं होगा तो CO2 का अपचयन भी नहीं हो पाएगा, और CO2 का अपचयन नहीं होगा तो हमारी प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होगी, कमी आएगी, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया इमर्सन इफेक्ट। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा जो पार्ट है हमारा पिगमेंट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो रेबिनोविच और गोविंद जी दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 1963 में प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्रों की भूमिका को स्पष्ट किया। कैसे? तो उन्होंने वर्णकों के जो समूह थे उनको दो भागों में बांट दिया, फोटो सिस्टम 1 या जिसे हम वर्णक तंत्र यानी पिगमेंट सिस्टम 1PS1 भी कहते हैं, और दूसरा फोटो सिस्टम 2 या वर्णक तंत्र 2 या 2 या PS पिगमेंट सिस्टम 2 कहते हैं। ओके, तो PS1 और PS2 आखिर है क्या? PS1 और PS2 क्या है, कैसे क्या है, हम देखते हैं। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख पाओगे क्या है। यहाँ पर दो डायग्राम दे रखे हैं आपको, एक तो है PS1 का, ये हमारा PS1 है और ये PS2 है। ओके, तो वर्णक तंत्र इसे हम कहते हैं वर्णक तंत्र या पिगमेंट सिस्टम भी कहते हैं। PS का मतलब क्या है, पिगमेंट सिस्टम, और फोटो सिस्टम भी हम कह सकते हैं। तो इसमें अगर एक पिगमेंट सिस्टम के अंदर हम देखेंगे तो लगभग 200, कितने, लगभग 200 तो क्या होंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे, क्लोरोफिल अणु होंगे, और लगभग 50 कैरोटीनॉइड्स होंगे। ओके, और उसके अलावा इनमें एक P700 करके एक एक्टिव क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा। ओके, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का एक्टिव स्टेट है, और यही इस PS सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप देख पा रहे हो ये सारे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये लाइट को किसको दे रहे हैं, P700 यानी रिएक्शन सेंटर जिसे हम कहते हैं उसको देते हैं। और ये रिएक्शन सेंटर को जब लाइट मिलती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे साइक्लिक या नॉन साइक्लिक पाथ पे गमन करता है। ओके, क्योंकि ये PS सिस्टम है, PS फर्स्ट है, PS फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इस वजह से यहाँ पर
जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा वो इलेक्ट्रॉन चक्रीय और अचक्रीय दोनों ही प्रकार के अभिगमन में भाग लेता है। इस तंत्र में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। जनरली इसे हम चक्रीय ऑक्सीकरण कहते हैं या चक्रीय अभिगमन कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो ये तो हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या केवल सीधा हमारा फेराडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास जाएगा और यहाँ से फिर क्या होगा, ये आगे नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। नीचे जब जाएगा तो ये क्या करेगा, पहले साइटोक्रोम B6 के पास जाएगा। साइटोक्रोम B6 से ये कहाँ पे जाएगा, साइटोक्रोम F के पास जाएगा। साइटोक्रोम F से ये कहाँ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन को जाएगा। और ये इस तरह से प्लास्टोसाइनिन से वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। इस वजह से जनरली साइक्लिक पाथवे कहते हैं। ओके, दूसरा जो हमारा पिगमेंट सिस्टम है वर्णतंत्र सेकेंड, जिसे हम PS सेकेंड कहते हैं। इस वर्णतंत्र में भी अगर देखोगे तो आप लगभग 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, 50 कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इनमें भी एक एक्टिव मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल A का, और इसको हम कहते हैं P680। मतलब इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना है, 680 nm तरंगदैर्घ्य वाला एक क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है। ओके, अब ये क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, ये भी इसी तरह से रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर भी क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स के जो एसेसरी पिगमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फाइनली लाइट किसको दे रहे हैं, हमारे रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं, यानी अभिक्रिया के केंद्र तक पहुँचती है। और ये अभिक्रिया के केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा। प्लास्टोक्विनोन से ये साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम 559 के पास जाएगा। साइटोक्रोम के बाद में ये वापस से किसके पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा। और फिर आगे ये क्या करेगा, इस तंत्र का आगे बढ़ता जाएगा। इस तंत्र का अभिक्रिया केंद्र P680 जो है वो 680 nm की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अवशोषित करता है। और इस तरह से इस तंत्र में अगर हम देखेंगे फाइनली तो ये रिएक्शन जो होगी वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है वो कहीं न कहीं यूज में आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन वापस से घूम के नहीं आता है। और इस वजह से इसको अचक्रीय पथ भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक रिएक्शंस भी कहते हैं। और ये नॉन साइक्लिक रिएक्शंस कैसे कंप्लीट होती है, इसमें फाइनली ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है और यह इलेक्ट्रॉन के अचक्रीय अभिगमन से संबंधित है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे दो और जो टॉपिक हमारे बाकी हैं, इसमें वो है जल का प्रकाशिकी अपघटन और प्रकाशिकी फॉस्फोरिलीकरण के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।